हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के डीसी बेसिक्स एवन नेटवर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप हो गए। ये सारे क्वेश्चन जो है डिफरेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, जेई, एई, गेट, ईएसी, स्टेट लेवल के एग्जाम्स, महाजनको, ट्रांसको, डिस्कॉम, एपीपीएससी, बीएससीबी, ये सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स विच आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाई इट्स ओन आर नोन एज। जो एलिमेंट्स जो खुद से एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पैसिव एलिमेंट कहते हैं। देखिए, अब एक बाय एक करके हम लोग इसमें जो जो एलिमेंट्स के नाम दिए उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट। ठीक है, तो जो यूनिलेटरल एलिमेंट क्या होता है? यूनिलेटरल एलिमेंट होता है जिसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी डायरेक्शन के हिसाब से, उसके ऑपरेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो उसको कहते हैं हम लोग यूनिलेटरल एलिमेंट। जैसे कि उसका एग्जांपल होता है डायोड। तो डायोड क्या होता है दोस्तों? देखिए, अगर इसको हम लोग पॉजिटिव बाइस करते हैं तो डायोड क्या होता है? कंडक्ट होता है एक डायरेक्शन में। लेकिन अगर इसकी वोल्टेज की पोलैरिटी को हम लोग अपोजिट कर देते हैं, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर देते हैं, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता है। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया? यूनिलेटरल एलिमेंट होता है कि डायरेक्शन चेंज होने से, ऑपरेशन का डायरेक्शन चेंज होने से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिलेटरल एलिमेंट। दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक है, तो नॉन लीनियर एलिमेंट किसको बोलते हैं? उसमें वो एलिमेंट होता है जिसमें कि वोल्टेज और जो करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ऑफन स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में होता है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, ये वोल्टेज है, ये करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर ये स्ट्रेट लाइन हुआ और इसका स्लोप चेंज नहीं होता है, ठीक है, यानी कि स्लोप वेरिएबल नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस लाइन को फॉलो करता है, यानी कि ये लीनियर एलिमेंट है। ठीक है, ये लीनियर एलिमेंट है। अगर इसकी जगह पर यही कर्व इस तरह का हो जाए तो इसका स्लोप जो है हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। जैसे इस पॉइंट पे इसका स्लोप अलग होगा, इस पॉइंट पे इसका स्लोप अलग होगा, इस पॉइंट पे इसका स्लोप अलग होगा। तो हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप अलग अलग होगा। तो इसका मतलब है कि वो नॉन लीनियर एलिमेंट है। ठीक है, नॉन लीनियर एलिमेंट का जो एग्जांपल है वो क्या है? टंगस्टन लैंप्स है। देखिए एग्जांपल आप नोट कर जाइए, टंगस्टन लैंप। ठीक है, टंगस्टन लैंप। उसके बाद क्या है? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद क्या है? तीसरा ट्रांजिस्टर, जो बहुत ही फेमस है हमारा बीजेटी और एफईटी, तो ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये जो है ये तीनों एग्जांपल किसके हैं? नॉन लीनियर एलिमेंट के। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पैसिव एलिमेंट को तो हमने डिस्कस किया है। पैसिव एलिमेंट क्या कहते हैं? जो कि डिसिपेट करते हैं और स्टोर करते हैं एनर्जी को, उसको पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि रेजिस्टर है, इंडक्टर है जो एनर्जी स्टोर करता है, और कैपेसिटर है। तो ये है पैसिव एलिमेंट, स्टोर कर सकते हैं और डिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? जो कि एलिमेंट एनर्जी सप्लाई करता है नेटवर्क को, उसको हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। उसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है हमारा बैटरीज। ठीक है, उसके बाद जनरेटर्स। ठीक है, उसके बाद करंट सोर्सेस। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स। ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हो गए क्या? एक्टिव एलिमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ नेटवर्क हैविंग वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ इज नॉन एज। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्किट हैविंग नेदर एनर्जी सोर्स नॉर ईएमएफ सोर्स इज कॉल्ड डैश सर्किट। जिसमें एनर्जी सोर्स भी नहीं होता और ईएमएफ सोर्स नहीं होता, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं पैसिव सर्किट। क्या बोलते हैं हम लोग? पैसिव सर्किट। और जिसमें एनर्जी सोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव सर्किट। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ नेटवर्क इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर फिजिकली सेपरेबल इज कॉल्ड। जो फिजिकली सेपरेबल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लंप्ड नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंप्ड नेटवर्क। तो पैसिव नेटवर्क पर हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क किसे बोलते हैं दोस्तों? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क में क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स होता है। जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन, तो आपने ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ा होगा पावर सिस्टम में कि सोर्स एंड का वोल्टेज होता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इंडक्टर होता है, बीच में यहाँ पर कैपेसिटर होता है, फिर यहाँ पर इंडक्टर होता है, फिर उसके सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, फिर कैपेसिटर होता है। ये इनफाइनाइटली चलता जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ठीक है, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है। और लंप में फाइनाइट नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट होता है जो फिजिकली सेपरेबल होता है, तो उसको लंप नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें देखिए ये कौन सा नेटवर्क है? तो ये एक पैसिव और लीनियर नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि इसका देखिए रिजल्टेंट ईएमएफ है एक्टिव सोर्स का 2 है, लेकिन अगर आप इसको रिजल्टेंट जोड़िएगा तो दोनों सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में, तो दोनों का जो समेशन होगा वो हो जाएगा 0।
तो उसमें करंट जो करंटली ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क है उसमें जो सोर्स ईएमएफ है वो जीरो है। तो इसका मतलब है क्या कि ये है पैसिव है और एक लीनियर नेटवर्क है, ठीक है, क्योंकि इसमें वोल्टेज और करंट जो है, क्योंकि यहाँ पर वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, तो इसका मतलब ये एक पैसिव और लीनियर नेटवर्क है। इसमें ए ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्विच कैपेसिटर नेटवर्क इज आर। स्विच कैपेसिटर नेटवर्क क्या होता है? तो स्विच कैपेसिटर नेटवर्क होता है टाइम वेरिएंट सैंपल डाटा नेटवर्क और नॉन लीनियर नेटवर्क। तो देखिए स्विच कैपेसिटर नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या लगा रहता है, दो स्विचेस लगे रहते हैं, ठीक है। ये एक स्विच S1 है, ठीक है, यहाँ पर एक स्विच है S1, उसके साथ एक कैपेसिटर लगा रहता है और उसके बाद दूसरा स्विच लगा रहता है, ठीक है, उसको हम लोग S2 कहते हैं, ठीक है। और इसका दो टर्मिनल होते हैं, यहाँ से सिग्नल दिया जाता है, यहाँ से रिसीवर दिया जाता है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कुछ इस तरह से आता है, ओपन में इस तरह का आता है, क्लोज में इस तरह का आता है। तो ये हमारा हो गया ओपन और ये होगा हमारा हो गया क्लोज, ठीक है। ये इसका हो गया टाइम पीरियड और ये है कैरेक्टरिस्टिक्स का वैल्यू। तो इसका मतलब है कि ये जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, टाइम वेरिएंट सैंपल डाटा नेटवर्क होता है और नॉन लीनियर नेटवर्क होता है, दोनों होता है। तो इसमें डी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a 3 volt DC supply with internal resistance of 2 ohm। internal resistance कितना है, 2 ohm है। supplies a passive non-linear resistance। पैसिव नॉन लीनियर रेजिस्टेंस को सप्लाई करता है, कैरेक्टराइज बाय द रिलेशन VNL या नॉन लीनियर नेटवर्क का जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिया है। द पावर डिसिपेटेड इन द नॉन लीनियर रेजिस्टेंस में क्या होगा। तो अभी देखिए इसका सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं। हम लोग सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, एक प्लस माइनस 3 वोल्ट का डीसी सप्लाई देंगे इसमें, उसके साथ उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, 2 ओम है ना। और ये यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस है जो कि एक नॉन लीनियर सर्किट है, जो क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रूव करता है, वोल्टेज नॉन लीनियर इज इक्वल टू आई नॉन लीनियर का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसका जो वोल्टेज है वो क्या है, आई नॉन लीनियर का होल स्क्वायर। और सेम करंट इसमें फ्लो करेगा, तो यहाँ पर भी जो करंट है वो आई फ्लो करेगा और यहाँ पर आई नॉन लीनियर को सपोज कीजिए हम लोग आई मानते हैं, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा ये हो जाएगा आई स्क्वायर, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में यही दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग वोल्टेज इक्वेशन से क्या लिखते हैं, 3 इज इक्वल टू, ठीक, हमारा जो 2 ओम है इंटू करंट आई, उस सर्किट को देखते हैं सीरीज में, प्लस हमारा आई स्क्वायर, ठीक। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आई माइनस 1 इंटू आई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि 3 को इधर ले आएंगे और उसको तोड़ेंगे तो ये आएगा। इसमें आई नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आई करंट का वैल्यू क्या आएगा, 1। तो अब नॉन लीनियर जो नेटवर्क था हमारा उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, आई स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 वोल्टेज, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 1। अच्छा, तो पावर टोटल डिसिपेटेड पावर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज क्या है, 1 का होल स्क्वायर जिसको हमने देखा है 1, इंटू करंट कितना था 1, यानी कि 1 इंटू 1 1, यानी कि इसमें 1 वाट का पावर डिसिपेट होगा। तो क्लासिक एग्जांपल है, तो क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट इज शोन इन द गिवन फिगर। द एलिमेंट इज, अभी एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट है हमारा नॉन लीनियर एलिमेंट है। नॉन लीनियर एलिमेंट कैसे है, क्योंकि देखिए इक्वेशन स्ट्रेट लाइन जो फॉलो करता है ओनली एक इक्वेशन फॉलो करेगा, यानी कि v इक्वल टू आई आर। ये कर्व कोई फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये दो इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, v इक्वल टू माइनस आई आर, ठीक है। तो इसका मतलब है उसके केस में ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। v इक्वल टू आई आर फॉलो करता तो सिर्फ तब ये लीनियर होता, तो अभी के केस में दोनों को फॉलो करता तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। नॉन लीनियर हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज सोर्स है, और नॉन बायलेटरल हो जाएगा। इसका मतलब कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द हिंड्रेंस बाय विच द कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, बिल्कुल सही। जो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एक हिंड्रेंस होता है, पोटेंशियल अप्लाई करने से ये जो है पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये करंट इस पे फ्लो करता है, तो रेजिस्टेंस उसका हिंड्रेंस होता है। अगर रेजिस्टेंस 0 हो तो करंट अनअपोज्ड फ्लो करेगा, ठीक है, और बहुत हाई वैल्यू में फ्लो करेगा, जो कि सुपर कंडक्टर के केस में होता है। तो रेजिस्टेंस का कुछ वैल्यू होता है तो एक हिंड्रेंस कॉज करता है और पोटेंशियल ड्रॉप कॉज करता है। तो पहला ऑप्शन सही है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए नहीं, ऐसा नहीं होता। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हम लोग देखा है, रेजिस्टेंस आर नॉट प्लस 1 अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट, ठीक है। यहाँ अल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब है कि लीनियर नहीं होगा, मोस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा बहुत सारे केसेस में, तो ये गलत है, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। तीसरा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मटेरियल, बिल्कुल डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी क्या किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही नहीं होगा, तो ओनली ए स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the voltage across an element in a circuit is linearly proportional to the current through it then it is a
रेजिस्टर, सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो रेजिस्टर तो होता है। और कैपेसिटर केस में हम लोग क्या देखते हैं, आई कैपेसिटर इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। ठीक है, इंडक्टर केस में देखते हैं हम लोग वोल्टेज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से फॉलो होगा। ट्रांसफॉर्मर केस में भी इसी तरह से होगा, रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करेगा। लेंज लॉस है तो डायरेक्ट जो है रिलेशनशिप सिर्फ रेजिस्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट इन अ कॉइल चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 10 एम्पियर टू 1 एम्पियर इन हाफ अ सेकंड। हाफ अ सेकंड पे चेंज होता है। अ वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल गिव्स द रीडिंग ऑफ 36 वोल्ट। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो ऐसे कॉइल है उसके अक्रॉस में हम लोग वोल्टमीटर कनेक्ट किए हैं, उसमें जो चेंज करता है वैल्यू 10 एम टू 1 एम्पियर, तो हमारा बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। अच्छा, चेंज करंट कितना है, 10 माइनस 1 यानी 9, तो एल इंटू ये 9 चेंज होता है और कितने टाइम पे, हाफ सेकंड में, तो हाफ यानी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा एल इंटू 18 इज इक्वल टू वी। तो वी तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 18, यानी कि ये आएगा 2। इसका मतलब है कि 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर इन 0.4 सेकंड। द इंड्यूस्ड वोल्टेज 40, द सेल्फ इंडक्टेंस इन हेनरी, तो सिंपली निकाल सकते हैं हम लोग, एल इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। तो वी वोल्टेज हमारा कितना है 40 वोल्ट, डिवाइडेड बाय करंट कितना चेंज हो रहा है 4 चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय dt कितना है 0.4 है, यानी कि ये 10 से डिवाइड हो जाएगा और ये 4 से कट हो जाएगा। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज एंड द करंट वेवफॉर्म्स फॉर एन एलिमेंट आर शोन इन द फिगर। वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म दिया गया है। द सर्किट एलिमेंट एंड इट्स वैल्यू। अभी देखिए, हमको सर्किट एलिमेंट नहीं पता है कि सर्किट एलिमेंट क्या है, ये एक इंडक्टर का केस है या एक कैपेसिटर का केस है। तो देखिए, बेसिक फंडा याद रखिएगा। देखिए, अगर आई टी के साथ एक कांस्टेंट स्लोप बनाता है, देखिए इसमें कांस्टेंट स्लोप बना रहा है, यानी कि डी आई बाई डी टी ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि ये स्लोप तो कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है। ठीक, तो इसका मतलब है कि डी आई बाई डी टी कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट नहीं होता तो स्लोप कुछ इस तरह से होता, कर्व यहाँ पर डी आई बाई डी टी अलग होता, यहाँ पर अलग होता और यहाँ पर अलग होता। तो इस पूरे क्वांटिटी में डी आई बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट है। अब डी आई बाई डी टी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है क्या, जो हमारा स्लोप निकलेगा आईटी का वो क्या आएगा, स्लोप जो आईटी का यानी डी आई बाई डी टी आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा 2 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 2 माइनस जीरो, ये 2 करंट और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा, अब अगर स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब है क्या, स्लोप कांस्टेंट का मतलब वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा वोल्टेज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है अगर हम लोग इंडक्टर का केस लेते हैं। ठीक, तो एल डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, वोल्टेज कॉन्स्टेंट है। ठीक, तो ये इसको जस्टिफाई करता है क्योंकि डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, कैपेसिटेंस को ये जस्टिफाई नहीं करेगा, कैपेसिटेंस के हिसाब से हम लोग नहीं निकाल सकते वैल्यू। क्यों, क्योंकि देखिए करंट इज इक्वल टू क्या होता है, सी डी वी बाई डी टी होता है इसे केस में, कैपेसिटेंस केस में। अब डी वी तो कांस्टेंट है टाइम के साथ, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो करंट क्या आ जाएगा, जीरो, तो उसके क्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये कैपेसिटेंस तो बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा क्या, इंडक्टेंस होगा। तो अब इंडक्टेंस होगा तो इसका मतलब है क्या, इसमें हम लोग उसको वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, डी आई बाई डी टी कितना आया, 1 आया, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था। तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू डी आई बाई डी टी 1। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज का क्या वैल्यू है 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 2। तो इस तरह से आप जज कर सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस होगा या इंडक्टेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द वोल्टेज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट इज शोन इन द फिगर, द नेचर एंड द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। अब ये वैल्यू दिया गया तो अब क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये कैपेसिटर होगा या इंडक्टर होगा। ठीक है, देखिए अभी क्या है, वी लीनियर है यहाँ पर। ठीक है, वी लीनियर है, इसका मतलब है क्या कि डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, तो अगर हम करंट कैपेसिटेंस अगर ये होगा तो हम लोग आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी डीवी बाई डी टी। अब ये डीवी बाई डी टी अगर कांस्टेंट रहा तो सी इंटू के होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर करंट कांस्टेंट है क्या, नहीं ना, टाइम के साथ एक पाराबोला है, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, ये क्या होगा, जब कैपेसिटर नहीं होगा तो इस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली एक इंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये कर्व को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंडक्टर है। ठीक, अभी देखिए आई पाराबोलिक है, अगर अगर आई पाराबोलिक है तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, एक लीनियर होगा। देखिए पाराबोलिक, जैसे एग्जांपल से समझिए कि ये एक पाराबोला की इक्वेशन, तो पाराबोला की इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 4ax। ठीक, तो उसके हिसाब से अगर हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो वो क्वांटिटी आता है क्या, 2y dy इज इक्वल टू 4a, अगर x के केस में निकाले, तो इसका मतलब एक रैम्प के सिग्नल के जैसा काम करेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है क्या कि अगर पाराबोलिक है तो डी आई बाई डी टी लीनियर होगा, है ना, तो लीनियर इसका मतलब वी लीनियर होगा, तो ये इससे जस्टिफाई हो गया कि एक इंडक्टर है, यहाँ पर वी लीनियर है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, यानी डी आई बाई डी टी का डिफरेंशिएशन
आई का डिफरेंशिएशन वी के बराबर आना चाहिए, इसका मतलब एक इंडक्टर होना चाहिए, इसका मतलब वी टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एल डी आई बाई डी टी होना चाहिए। ठीक है, डी आई बाई डी टी हम लोग कैसे निकालेंगे, अब हमको इसमें क्या निकालना है, अब हमको इसमें क्या निकालना है कि इस इंडक्टर का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अभी देखिए वी इज टू डी एल डी आई बाई डी टी दिया है, तो 2 सेकेंड्स के लिए है ना, तो 2 सेकेंड्स के लिए यहाँ भी है, तो इसका मतलब है क्या कि इसमें हम लोग आई को क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं हम लोग, एल को नीचे ले जाएंगे, इक्वल 0 to 2 2 सेकेंड्स के लिए वी टी डी टी लिखेंगे। ये जो क्वांटिटी है ये एरिया अंडर वीटी कर्व, इस कर्व के अंदर का जो एरिया है, यानी ये कर्व का जो एरिया है वही ये इंटीग्रल होगा, है ना, इंटीग्रल का ये कॉन्सेप्ट है। इसका 0 to 2 के बीच में जो एरिया होगा वही इसका इंटीग्रल होगा। तो इसका मतलब है क्या कि आई इज इक्वल टू हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1/L इंटू इसके अंदर एरिया, इसके अंदर एरिया क्या आएगा 1/2 इंटू ये जो बेस है 2 इंटू 20, ये आएगा वैल्यू, है ना, इसका मतलब ये 20 आया। अभी देखिए आई जो है 0 to 2 सेकेंड के बाद आई का वैल्यू क्या आता है 8, 8 इज इक्वल टू 1/L इंटू 20, तो L इज इक्वल टू क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाई 8, तो 20 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि ये क्या आएगा 2.5 हेनरी, तो ये इंडक्टर का वैल्यू क्या आएगा 2.5 हेनरी। तो सिंपली हमें एरिया का कंसेप्ट देखना है कि उसमें जो v के अंदर जो इंटीग्रल है वो इसका एरिया डिनोट करता है, तो उससे हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। तो हमारा L का वैल्यू आएगा 2.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वी आई रिलेशनशिप ऑफ ए सर्किट कंटेनिंग आर सी एंड द बैटरी वोल्टेज ई ऑल इन सीरीज, अब सभी सीरीज में है, यानी कि एक आर है, ये कैपेसिटेंस है, और एक जो ईएमएफ का सोर्स है, एक टर्मिनल वोल्टेज के अक्रॉस दिया हुआ है, इसमें आर सी और ई है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, तो इक्वेशन आएगा देखिए सबसे पहले आई और आर है, और ये किसका इक्वेशन है, ये वोल्टेज का इक्वेशन, तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज आएगा 1/C इंटू इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, होता है ना, क्योंकि आई इक्वल टू सी डी बी बाई डी टी होता, तो ये आया, तो ये इसके अक्रॉस वोल्टेज आया, प्लस आई आर इसके अक्रॉस वोल्टेज आया, इज इक्वल टू ई है, ऑल इन सीरीज है, अगर हम लोग इसको 0 कर दे तो इसका मतलब ई इसकी इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो ई इज इक्वल टू ये है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन सही है। दूसरा इक्वेशन सिंपली देख लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, सिंपली आई हो जाएगा ये, इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा ओनली आर, इसको डिफरेंशिएट करने से आर आएगा, डी आई बाई डी टी आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करने से 0, और आर को अगर हम नीचे लेके आ जाएंगे तो 1/RC हो जाएगा, आई इंटू डी प्लस डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये दूसरा इक्वेशन भी सही है। तीसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है सही, क्योंकि आर के साथ तो ये एलिमेंट काम नहीं करेगा, तो इसमें 1 और 2 सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, पल्स ऑफ 10 वोल्ट इन मैग्नीट्यूड, पल्स का मैग्नीट्यूड कितना है 10 वोल्ट का। ठीक है, एंड 2 सेकंड इन ड्यूरेशन इज अप्लाइड टू द टर्मिनल्स ऑफ ए लॉसलेस इंडक्टर, एक लॉसलेस इंडक्टर के टर्मिनल पे अप्लाई किया गया है। द करंट थ्रू द इंडक्टर, इंडक्टर के थ्रू करंट क्या आएगा, तो देखिए 10 वोल्ट का हम लोग पल्स अप्लाई किया है, हम लोगों ने वोल्टेज पल्स अप्लाई किया 10 वोल्ट का 2 सेकंड्स के लिए। ठीक है, वोल्टेज पल्स है, टाइम टी 2 सेकंड के लिए। ठीक है, लॉसलेस इंडक्टर है 1 हेनरी का, इसका मतलब उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसका जो कर्व होगा उसके हिसाब से होगा। तो करंट थ्रू द इंडक्टर, इंडक्टर के थ्रू करंट क्या आएगा, तो देखिए सिंपली आई इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा है 1/L इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। ठीक है, देखा है? अब 0 to 2 सेकंड के लिए 1/L इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 सेकंड के लिए जो इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा 10 इंटू डी टी, क्योंकि 2 सेकंड के लिए यही है, तो इसको हम लोग निकालेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, इसको इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, हैंडी तो 1 दिया है और इसका वैल्यू आएगा 10, है ना, 0 to 2 10 के लिए, और ये आएगा हमारा t 0 to 2, तो इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा 20, यानी कि करंट इसमें क्या होगा, करंट एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा 20 के लिए 2 सेकंड्स के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, और वो फिर रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों ऐसा हुआ, देखिए इसको क्या है, हमको इंडक्टर बोला है, इंडक्टर हमें कहा है वोल्टेज कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। इसका मतलब है कि वोल्टेज अगर कांस्टेंट है एक पल्स के लिए तो डी आई बाई डी टी एक रैंप इनपुट होगा, जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। अगर डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट हुआ तो ही तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा ना, डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट कैसे होगा, अगर आई एक रैंप इनपुट होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा अगर एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, तो बाय कॉन्सेप्ट इसका जो नेचर होगा वो एक इस तरह से इंक्रीजिंग रैंप में होगा। तो आपको देखना चाहिए इंडक्टर के क्रॉस करंट अगर इंक्रीजिंग रैंप में है तभी वोल्टेज कांस्टेंट होगा, क्योंकि डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा। इसके हिसाब से ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रायंगुलर वेव
voltage, एक triangular wave voltage है H on in the figure is applied across a temperature of 0.5 farad. 0.5 farad है प्योर कैपेसिटर एट टाइम t इक्वल टू 0 पर अप्लाई किया गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग करंट वेव। अब इसमें करंट वेव कैसे आएगा, तो देखिए क्या है दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइमिंग पे। जैसे ये 0 सेकंड है और यहाँ पर ये है 2 सेकंड्स, तो 0 to 2 सेकंड्स के लिए क्या होगा, तो हम क्या जानते हैं इसमें कि हमारा जो कैपेसिटर में करंट होता है वो क्या होता है, C dB by dt होता है। dB by dt यानी कि वोल्टेज इस टाइम ड्यूरेशन में, यानी कि C है हमारा 0.5 इंटू dB क्या हो जाएगा V2, यानी कि इस वाले पॉइंट पे 2 सेकंड्स पे, तो यह है हमारा -10 माइनस हमारा इनिशियल वैल्यू +10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2 - 0 यानी 2, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 इंटू -10 -20 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा -5। तो इसका मतलब है कि इसका करंट का इनिशियल वैल्यू क्या आना चाहिए -5। अब इन सारे कर्व्स में -5 कौन कौन सा, एक ये है और एक ये है, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया, -5 आया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर देखते हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर देखने पे क्या आएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर देखने पे हमारा जो I 2 से 4 के बीच में हम लोग 2 4 ऐसे लिखते हैं, वो क्या आएगा, कैपेसिटेंस वैल्यू 0.5 इंटू V2 कितना है हमारा 10 -10 डिवाइडेड बाय 4 - 2 यानी 2, यानी ये वैल्यू आएगा कितना 5, यानी कि 2 से 4 के बीच में क्या आएगा वैल्यू 5, 2 से 4 के बीच में 5 आना चाहिए। लेकिन इस कर्व में देखिए 2 से 4 के बीच में 5 कांस्टेंट नहीं है, 2 पॉइंट पे ये 5 आना चाहिए, 2 से 4 के बीच में 5, लेकिन 2 से 4 के बीच में ये 0 भी हो रहा है एक पॉइंट पे 3 पे, इसका मतलब ये कर्व भी नहीं होगा, सॉरी ये वाला कर्व, ये कर्व भी नहीं होगा क्योंकि 2 से 4 के बीच में ये पॉइंट एक 0 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए, यानी यही कर्व होगा, ये कर्व नहीं होगा। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें आंसर क्या होगा, सही बी का आंसर सही होगा, ठीक है। कंसेप्ट ये 2 से 4 के बीच में ये कांस्टेंट है क्योंकि ये रैम्प इनपुट है और C dB by dt है, I इक्वल टू हम लोग C dB by dt निकाला है, तो रैम्प का अगर हम लोग d by dt जिस तरह से हम लोग इंडक्टर में किया था वो निकालने से ये कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, तो ये इक्वेशन भी नहीं होगा, इसका मतलब यही इक्वेशन सही होगा। तो दोनों तरीके से हम लोग जस्टिफाई किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद इंडक्टर इज रॉन्ग, एन इंडक्टर इज अ शॉर्ट सर्किट टू डीसी। देखिए डीसी में क्या होता है, हमारा इंडक्टर का जो हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू इंडक्टेंस का वैल्यू निकालते हैं, वो क्या निकाल 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। अब डीसी केस में फ्रीक्वेंसी क्या होता है 0, यानी हमारा एक्सेल 0 है, तो इसका मतलब इंडक्टर शॉर्ट है वोल्टेज के अक्रॉस। अगर हम लोग इसमें वोल्टेज अप्लाई करें तो ये इंडक्टर क्या होगा शॉर्ट, अगर हम लोग डीसी वोल्टेज डायरेक्ट अप्लाई करें तो इसका मतलब है क्या कि इंडक्टर इज शॉर्ट सर्किट टू डीसी, बिल्कुल सही है। हमें पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, एन इंडक्टर इज अ शॉर्ट ऑफ एन ओपन सर्किट टू डीसी। ओपन सर्किट नहीं होगा, ओपन सर्किट इनफाइनाइट पे होगा, है ना। क्यों इनफाइनाइट पे होगा, अगर हम लोग कैपेसिटेंस डाले, तो मान लीजिए कैपेसिटेंस हम लोग यहाँ पर डाल दें, उसके अक्रॉस डीसी सप्लाई डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सी इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई एफ इंटू सी। अब फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये ओपन हो जाएगा इनिशियली, ये कैपेसिटर केस है, इंडक्टर केस नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसी से पता चल गया कि ये बी स्टेटमेंट सही है। अच्छा तीसरा स्टेटमेंट, इंडक्टर नेवर डिसिपेट्स एनर्जी बट ओनली स्टोर्स इट, बिल्कुल सही, डिसिपेट नहीं करता, स्टोर करता है। ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन इंडक्टर इवन इफ वोल्टेज अक्रॉस इट इज 0, बिल्कुल सही। सच एज व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू इज कांस्टेंट। इंडक्टर में क्या होता है दोस्तों, एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करके रखता है, उसको डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है इंडक्टर को। अगर उसको हम रजिस्टर से डिस्चार्ज कर देते हैं या उसको ग्राउंडिंग करते हैं, तब वो वोल्टेज वहां से करंट जो है हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement associated with capacitor is wrong? A capacitor resists an abrupt change in the voltage across it in a manner analogous to the way spring resists abrupt change in its replacement, बिल्कुल सही। जो हमारा कैपेसिटर है वो abrupt change in वोल्टेज को वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। ठीक, एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस abrupt चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत है। करंट को नहीं, वो वोल्टेज को abrupt चेंज को वो अपोज करता है, तो इसमें हमारा बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो वो होता है एक्टिव और यूनिलेटरल, यानी वोल्टेज सोर्स हमारा क्या होगा ऑलवेज, अगर हम एक वोल्टेज सोर्स दे इसमें तो वो एक ऑलवेज यूनिलेटरल और एक्टिव सर्किट। एक्टिव सर्किट क्यों हुआ, क्योंकि जो ये है एनर्जी सप्लाई करेगा ये वोल्टेज सोर्स, और यूनिलेटरल क्यों हुआ, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में वो पोटेंशियल दिखाएगा इसके क्रॉस, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं दिखाएगा, तो इसका मतलब है कि ये यूनिलेटरल होता है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।